हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, हमने 10th क्लास की हिस्ट्री के लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 प्रिंट एंड कल्चर स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड हमने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट सारा की सारा कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं उसके आगे वाला, ठीक है। हमने गुटेनबर्ग तक कंप्लीट देखा था एंड गुटेनबर्ग से आगे हम आज सेकंड नंबर पार्ट में सारा कंप्लीट करने वाले हैं, ओके। तो देखिए, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि 10th क्लास के 2024 के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उन एग्ज़ामों को ध्यान में रख करके ये सीरीज स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो ये सीरीज होने वाली है, हाँ, इस सीरीज में एनसीईआरटी को डिटेल के साथ समझाया जाएगा, जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। क्योंकि क्या होता है ना, हिस्ट्री का सिलेबस 10th क्लास में भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी वास्ट है, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कराया जाएगा। और हिस्ट्री में क्या होता है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, सीधे एमसीक्यू भी आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और डेस्क्राइब वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो वो सीधे कहाँ से आते हैं, सीधे वो आते हैं एनसीईआरटी से। तो इस वाली क्लास में आपको एनसीईआरटी ही कंप्लीट सॉल्व कराई जाएगी। तो ये जो क्लास होने वाली है वो 2024 10th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड जो स्टूडेंट यूपीएससी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एंड वो एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सब बने रहिए और देखते रहिए कंसेप्ट विद के सर के साथ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास वाले स्टूडेंटों के लिए, और जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी कंप्लीट करना चाहते हैं, हिस्ट्री को अच्छे से जानना चाहते हैं, उनके लिए एनसीईआरटी स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है। उसका पार्ट नंबर फर्स्ट हमने इसी चैनल पर कंप्लीट किया है। एंड ये जो क्लास होने वाली है पार्ट नंबर सेकंड है, जिसमें हम प्रिंट एंड कल्चर वाला जो हमारा 5 नंबर का चैप्टर है उसको टोटली कंप्लीट कर लेंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ में। तो चलिए करते हैं हम स्टार्ट। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। पार्ट 2 है, ये पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। इसको देखते हैं हम। देखिए, हमने यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया था कि गुटेनबर्ग तक। अब आता है मेन हमारा टॉपिक, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। कि भाई गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस के बीच में क्या संबंध है वो देख लेते हैं हम, चलिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए, अगर बात करें, गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ अ मर्चेंट। तो गुटेनबर्ग किसका बेटा था? गुटेनबर्ग एक व्यापारी का बेटा था। एंड ग्रो अप ऑन अ लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट, और खेती की बड़ी रियासत में क्या हुआ था? बड़ा हुआ था। खेती की बड़ी रियासत में क्या हुआ था? बड़ा हुआ था। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, इसके बचपन से ही हैड सीन, इसने देखा था, वाइन मतलब तेल और ऑलिव मतलब जैतून प्रेसेस। तो कुल मिलाकर के इसने अपने बचपन से ही वाइन मतलब तेल की और ऑलिव मतलब जैतून की प्रेसों को इसने देखा था, ठीक है। आगे देखिए, ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन, और इसने सीखा, कौन सी कला इसने सीखी? पत्थर को पॉलिश करने की कला सीखी इसने। कौन सी कला को सीखा? पत्थर को पॉलिश करने की कला को सीखा। एंड बिकम मास्टर गोल्ड स्मिथ, और वो एक सुनार के रूप में उभरा, मतलब एक सुनार के रूप में उसने काम किया। एंड ऑल्सो अक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट लीड मॉल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रिंक्स। और वो आगे बोला गया है कि और इसने शीशे को इसकी इच्छा के अनुसार सांचे में डालने की कला को भी सीखा, मतलब ग्लासेज को आकृति देने की कला को भी इसने सीखा। तो याद रखना है भाई, हमने गुटेनबर्ग के बारे में थोड़ा सा देखा है। तो गुटेनबर्ग क्या था? एक व्यापारी का बेटा था। इसका जो बचपन था वो खेती की बड़ी रियासत में पल भर कर ये बड़ा हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि भाई जो गुटेनबर्ग है उसने पत्थर को पॉलिश करने की कला, एक सुनार के रूप में उभरा हुआ। एंड उसके बाद हमने देखा कि भाई इसने क्या किया, ग्लास को मतलब शीशे को उसकी इच्छा के अनुसार आकृति में ढालने की कला भी इसने सीखी थी, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, इस क्लास के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहे हैं केवल आपको उन्हीं पर फोकस करना है, क्योंकि जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी से जो भी कॉम्पिटेटिव लेवल की भी जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये हाईलाइट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो हाईलाइटेड हैं उन पर आपको फोकस करना है, उनको यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा, ओके। आगे देखिए, तो देखिए, एंड यहां तक हो गया था हमारा, ओके। आगे देखिए, ड्राइंग ऑन दिस नॉलेज गुटेनबर्ग अडेप्टेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। और बोला गया है कि इसने अपने इस ज्ञान को, इस तकनीकी को अपने ही इनोवेशन में उपयोग किया। इनोवेशन मतलब अपने ही आविष्कारों में। इनोवेशन मतलब क्या होता है? इनोवेशन मतलब होता है आविष्कार। क्या होता है इनोवेशन मतलब? आविष्कार। तो बोला गया है कि गुटेनबर्ग ने अपनी जो टेक्निक थी, अपनी जो ज्ञान था, इसके पास जो नॉलेज थी, उस नॉलेज का प्रयोग इसने अपने ही इनोवेशन को करने में किया, कुल मिलाकर के अपने ही आविष्कारों को करने में किया। आगे देखिए, द ऑलिव प्रेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर द प्रिंटिंग प्रेस। और आगे बोला गया है कि भाई ऑलिव प्रेस ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए एक मॉडल प्रदान किया।
काफी टाइम तक, ठीक है। आगे देखिए, बाई 1448 1848 तक गुटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम, और बोला गया है कि 1848 तक गुटेनबर्ग ने अपने सिस्टम को क्या कर लिया, परफेक्टेड, विकसित कर लिया, बड़ा कर लिया, अच्छे से विकसित कर लिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वॉज द बाइबल, और पहली किताब जो इसने प्रिंट की थी वो कौन सी थी, बाइबल थी। तो याद रखना है, बाइबल को किसने प्रिंट किया था सबसे पहले, तो बाइबल को सबसे पहले प्रिंट किया था गुटेनबर्ग ने, ओके। तो देखिए आगे है, अबाउट 100 कॉपीज वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 ईयर टू प्रोड्यूस देम, और बोला गया है कि 180 कॉपियां छापने में इसको कितने साल लग गए थे, 3 साल का समय लग गया था। मतलब 180 कॉपियां छापने में कितना साल का समय लगा, 3 साल का समय लगा था। वाई द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम दिस वाज फर्स्ट प्रोडक्शन, और अगर उस टाइम के अनुसार देखा जाए, उस समय के अनुसार देखा जाए तो ये कैसा था, काफी फास्ट प्रोडक्शन था, काफी जल्दी उत्पादन होने वाला ये था। कुल मिलाकर के ये फास्ट प्रोसेस थी, फास्ट प्रक्रिया थी भाई। 3 साल में 180 कॉपियां छापी गई, लेकिन 180 कॉपियां जो छापी गई ये भी क्या था, ये भी काफी फास्ट प्रोडक्शन था उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो मैं भी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर दें, ठीक है। क्योंकि कहा है किसी ने कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें, ठीक है। तो यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब अपन चलते हैं बच्चों थोड़ा आगे, देखिए अब आगे आइए, यहाँ पर जो हाईलाइटेड है उन पर ही अपने को फोकस करना है, ठीक है। अब देखिए आगे, ईच परचेजर्स कुड चूज द डिजाइन एंड डिकेड ऑन द प्रिंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इल्यूस्ट्रेशन। तो बोला गया है कि प्रत्येक परचेजर, प्रत्येक खरीदार अपने अनुसार डिजाइन करवा सकता था अपनी किताबों को, और अपने अनुसार उनको सजा सकता था, संवार सकता था। तो आगे बोला गया है अपने अनुसार उन पर इल्यूस्ट्रेशन, मतलब अपने अनुसार उन पर चित्र, डायग्राम बनवा सकता था, उनको सजा सकता था। तो आगे बोला गया है कि उस टाइम पर प्रत्येक खरीदार अपने अनुसार किताबों पर डिजाइन करवा सकता था, चित्र बनवा सकता था, वो भी किसके अनुसार, अपने अनुसार, ठीक है। आगे देखिए, इन द 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550, अगर बात करें 100 सालों तक, 1450 से 1550, प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेटअप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो प्रिंटिंग प्रेस क्या हुई थी, यूरोप की अधिकतर कंट्रियों में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो चुकी थी। तो याद रखनी है आपको ये, इस सन को आपको याद रखना है कि 1450 एंड 1550, 1450 से लेकर के 1550, मतलब इन 100 सालों के बीच में यूरोप की अधिकतर कंट्रियों में क्या स्थापित हो गई थी, प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। आप चलते हैं थोड़ा आगे, देखिए, एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रो, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस की संख्या बढ़ी, बुक प्रोडक्शन बूम्ड, और फिर क्या हुआ, बुक प्रोडक्शन में भी क्या आया, बूम्ड आया, मतलब बुक प्रोडक्शन में भी क्या आई, वृद्धि हुई। आगे देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, अगर हम बात करें सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी की, तो 20 मिलियन कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड बुक फोल्डिंग द मार्केट इन यूरोप। तो यूरोप के मार्केट में फोल्डिंग कॉपी के रूप में 20 मिलियन कॉपी थी कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो। भाई देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द प्रिंट ऑफ द 15th सेंचुरी के 15th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में यूरोप के बाजार में 20 मिलियन कॉपियां थी, फोल्डिंग कॉपियां कितनी थी, 20 मिलियन। अब इनकी संख्या देखना अचानक बढ़ेगी। द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी टू अबाउट 20 मिलियन कॉपीज, और इसकी संख्या बढ़ी, और इसकी संख्या 16th सेंचुरी में बढ़कर के कितनी हो गई बच्चों, 200 मिलियन कॉपीज। कितनी हो गई, 200 मिलियन कॉपीज हो गई थी। तो याद रखना है आपको, याद क्या रखना है कि भाई अगर हम देखें 15th सेंचुरी के हाफ में, हम देखें 15th सेंचुरी के हाफ में, तो कॉपीज की संख्या यूरोपियन मार्केट में कितनी थी, 20 मिलियन थी। लेकिन 16th सेंचुरी में यूरोपियन मार्केट में कॉपीज की संख्या कितनी हो गई बच्चों, 200 मिलियन हो गई। कितनी हो गई, 200 मिलियन हो गई थी, ओके। आगे देखिए, दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, और बोला गया है कि और इसकी वजह से फिर जो हैंड प्रिंटिंग थी वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो रही थी,
वो मशीनी प्रिंटिंग में चेंज हो रही थी, मतलब मैकेनिकल प्रिंटिंग में चेंज हो रही थी टेक्नोलॉजी। और ये सब कारण बने किसका? रेवोल्यूशन का। किसका? प्रिंट रेवोल्यूशन का, प्रिंट क्रांति का। ये सब क्या बने? कारण बने थे। ठीक है, इसकी वजह से क्या आएगी? प्रिंट क्रांति आई थी। तो यहां तक मैं भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। काफी सिंपल है। ठीक है, तो हिस्ट्री को समझना काफी सिंपल है, बस आपको थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसको एक बार आप समझ में आ गया आपको? अगर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और अगर नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें, और अच्छे से फिर से समझने की कोशिश करें। समझ में आएगा, समझ में आएगा ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए अब आगे की बात करें तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है बच्चों। ये डायग्राम मैं आपको गुटेनबर्ग का डायग्राम बता देता हूँ। ये गुटेनबर्ग है भाई। ये कौन है? ये गुटेनबर्ग है। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्या है? गुटेनबर्ग हैं। ठीक है, एंड अगर देखा जाए तो इनकी प्रिंटिंग प्रेस देख लेते हैं भाई। ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस है। ये क्या है इनकी? ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हत्था लगा हुआ है। ठीक है, हथौड़े टाइप में ये लगा हुआ है। मतलब ये क्या है? मूवेबल प्रेस है। मूवेबल प्रेस का मतलब है इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा सकता था, उसके साथ साथ में इसको घुमाया भी जा सकता है, इसको घुमाया भी जा सकता था। तो ये मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस है। आगे लिखा हुआ है इसमें, देखिए आप इधर ध्यान से नीचे, मैंने हाईलाइट कर रखा है। द केम टू बी नोन एज द मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस। इसको हम जानते हैं मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस के नाम से। एंड इट रिमेन्ड द बेसिक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ओवर द नेक्स्ट 300 ईयर्स। और अगले 300 सालों तक ये प्रिंटिंग प्रेस मतलब ये प्रिंटिंग प्रेस की बेसिक आधार बनी रही। द गुटेनबर्ग प्रेस कुड प्रिंट 250 सीट्स ऑन वन साइड पर हावर। मतलब जो गुटेनबर्ग की प्रेस थी बच्चों, वो एक घंटे में एक तरफ 250 कॉपियां छाप देती थी। तो याद रखना है, गुटेनबर्ग की जो प्रेस थी वो एक घंटे में एक तरफ 250 कॉपियां छाप देती थी। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों आगे। देखिए अब आना है आपको द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, कि भाई प्रिंट क्रांति और इसका प्रभाव। तो देखिए प्रिंट क्रांति की वजह से क्या हुआ बच्चों? अ न्यू रीडिंग पब्लिक, एक नई पाठक जनता या एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ। कुल मिलाकर के जैसे ही प्रिंट रेवोल्यूशन हुआ, प्रिंट क्रांति हुई, तो फिर क्या हुआ? प्रिंट क्रांति का मतलब है कि सब जगह कॉपियां किताबें बट गई थी और लोगों में पढ़ने का इंटरेस्ट जागा। अब जैसे ही लोगों में पढ़ने का इंटरेस्ट जागा तो ऑब्वियसली बात है पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी। तो एक नया पाठक वर्ग आया जो पढ़ने में इंटरेस्टेड था। आगे देखिए, विद द प्रिंटिंग प्रेस अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड। प्रिंटिंग प्रेस के साथ में एक नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड हुई, मतलब एक नई रीडिंग पब्लिक का क्या हुआ? उद्भव हुआ। ठीक है, प्रिंटिंग रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ बुक्स। और प्रिंटिंग की वजह से क्या हुआ? जो किताबों की कीमतें थी उनमें कमी आ गई, क्योंकि भाई प्रिंट करना आसान था जबकि लिखना तो काफी कठिन था। ठीक है, तो प्रिंट करना क्या था बच्चों? प्रिंट करना काफी आसान था और लिखना काफी कठिन था। उस वजह से क्या हुआ कि प्रिंटिंग की वजह से किताबों की कॉस्ट में, किताबों की कीमतों में क्या आ गई बच्चों? गिरावट आ गई, कमी आ गई। द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। और क्या हुआ कि समय और लेबर, मतलब जो काम करते थे, उनकी संख्या में भी कमी आ गई। मतलब समय भी कम लगने लगा और लेबर भी कम लगने लगी। एक बुक को छापने में जितना समय लगता था, मतलब एक किताब को छापने में जितना समय लगता था उससे भी कम समय में अब बुक छपने लगी। क्योंकि क्या हुआ था भाई? प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी। क्या आ गई थी? प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी। एंड मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस्ड विद ग्रेटर इजी। और बोला गया कि और बहुत सारी कॉपियां एक साथ आसानी के साथ छापी जा सकती थी। किसकी वजह से? प्रिंटिंग की वजह से। ठीक है, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से। आगे देखिए, एक्सेस टू बुक्स क्रिएट अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। और किताबों की पहुंच ने एक पढ़ने का एक नया कल्चर, पढ़ने की एक नई संस्कृति को विकसित किया। कॉमन पीपुल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। लेकिन जो कॉमन पीपुल थे, कॉमन पीपुल लिव्ड, वो रहते थे इन अ वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में, ऑफ ओरल कल्चर, जहां पे अभी भी क्या चलता था? ओरल कल्चर चलता था। ओरल कल्चर का मतलब क्या है बच्चों? ओरल कल्चर का मतलब है मौखिक संस्कृति। देखो पहले के टाइम पर क्या होता था बच्चों, कि आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पर गुरुकुल हुआ करते थे और गुरुकुलों में जो गुरुजी होते थे वो अपने शिष्यों को, मतलब अपने स्टूडेंट को ओरली क्या देते थे? एजुकेट करते थे, ओरली उनको शिक्षा देते थे। मतलब जो टीचर होता था, जो गुरुजी होते थे, वो याद रखते थे चीजों को, अपने पास उनके पास ज्ञान था। और टीचर उनको क्या करता था? टीचर उनको सुनाता था, उसमें से कुछ स्टूडेंट लिख लेते थे, और अगर कुछ चीजें नहीं भी लिखते तो अपने माइंड में याददाश्त के तौर पर वो याद रखते थे। तो कॉमन पीपल इस टाइम पर भी ओरली फॉर्म में था, मतलब मौखिक फॉर्म में ज्ञान प्राप्त कर रहा
था, लेकिन जैसे जैसे बुक सस्ती होती जाएंगी तो कॉमन पीपल भी किस में आ जाएगा, रीडिंग कल्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, और बोला गया है कि जो ज्ञान था, जो नॉलेज था, वो ट्रांसफर हो रहा था ओरली मतलब मौखिक तौर पर, ओरली मतलब मौखिक तौर पर। बोला गया है बच्चों कि जो ज्ञान था वो ओरली मतलब मौखिक तौर पर क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। जैसे आपने देखा होगा ना कि उस टाइम पर जब बुक्स काफी महंगी थी या पढ़ने का कल्चर कम था या लोग इलिटरेट थे, मतलब कम पढ़े लिखे लोग थे, तो उस टाइम पर क्या होता था बच्चों, ओरली ज्ञान का ट्रांसफर होता था, मौखिक तौर पर ज्ञान का ट्रांसफर होता था। मतलब एक जगह पर कोई ज्ञानी गुरुजी आए, उन्होंने कुछ बातें सुनाई, तो वहां के जितने भी लोग होते थे उस ज्ञान को वो क्या कर लेते थे, अडेप्टेड कर लेते, उस ज्ञान को वो क्या कर लेते, स्वीकार कर लेते थे, एक्सेप्ट कर लेते थे, ठीक है, अपने अंदर। उसके बाद में उन लोगों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ पर वो आसपास के लोगों को सुनाते थे, फिर वो गुरुजी किसी और गांव में जाते थे, फिर वहां पे जाकर के वो सुनाते थे। तो इस प्रकार नॉलेज का, इस प्रकार ज्ञान का क्या होता था, ट्रांसफर होता था। अब आगे देखिए बच्चों, आगे बात की गई है, नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। अब क्या हुआ कि जो बुक्स की रीच है, बुक्स की जो पहुंच है, वो लोगों के एक वाइडर सेक्शन मतलब एक बड़े भाग तक पहुंचने लगी किताबें। इफ अर्लियर देयर वाज अ हियरिंग पब्लिक, नाउ अ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग। अब बोला गया है बच्चों कि अब जो सुनने वाली पब्लिक थी, हियरिंग पब्लिक थी, वो धीरे धीरे अब किसमें चेंज हो रही थी, वो अब चेंज हो रही थी रीडिंग पब्लिक में। मतलब लोग अब पढ़ने में इंटरेस्टेड होने लगे, लोग अब पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगे, और इंटरेस्ट लेने के साथ साथ में क्या हुआ, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो जो हियरिंग पब्लिक थी, जो सुनकर के ज्ञान का ट्रांसफर करती थी, सुनकर के ज्ञान को अचीव करती थी, प्राप्त करती थी, वो अब धीरे धीरे किसमें चेंज होने लगी, रीडिंग पब्लिक में चेंज होने लगी। तो मैं भी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपन थोड़ा सा आगे, देखिए बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल। लेकिन ये जो ट्रांजिशन था बच्चों, वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। ऐसा नहीं सोचना है कि ये संक्रमण काफी सिंपल था, सिंपल नहीं था। बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, और बोला गया है किताबें केवल पढ़े लिखे लोग ही पढ़ पा रहे थे। ऑब्वियसली बात है भाई, किताबें कौन पढ़ेगा, जो पढ़े लिखे लोग थे, केवल वो ही पढ़ पा रहे थे। एंड द रेट ऑफ लिटरेसी इन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज वाज वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। और बोला गया है कि 20वीं शताब्दी तक यूरोप के अधिकतर देशों में जो लिटरेसी रेट थी, जो साक्षरता दर थी, जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या थी, परसेंटेज थी, वो काफी कम थी, ठीक है। तो बोला गया है कि भाई किताबें केवल पढ़े लिखे लोग पढ़ पा रहे थे, और मोस्ट ऑफ द यूरोप कंट्रीज, कुल मिलाकर के यूरोप की जितनी भी अधिकतर कंट्रियां थी, उन सब कंट्रियों में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज उस टाइम पर काफी कम था, ठीक है। अब आगे देखिए, हाउ देन कॉल्ड पब्लिशर्स परस्यूड द कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंट बुक। अब जो पब्लिशर थे उनके पास चिंता ये थी बच्चों कि कॉमन पीपल को वो कैसे, मतलब कॉमन पीपल को वो कैसे बुलाएं कि भाई आप पढ़िए। कुल मिलाकर के उनके पास चिंता क्या है, उनके पास चिंता ये है कि कॉमन पीपल को वो कैसे बुलाएं, कैसे उनका स्वागत करें, कैसे उनका वेलकम करें, ताकि वो प्रिंटेड बुक को पढ़ सकें। अब देखिए पब्लिशर क्या करेंगे यहाँ पे, ये भी इंटरेस्टिंग खेल है बड़ा इनका। देखो, टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड, और इस चीज को वो माइंड में रखकर, किस चीज को माइंड में रखकर, माइंड में उन्होंने रखा कि भाई जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो इलिटरेट लोग हैं वो किताबों को कैसे पढ़ेंगे, तो इस चीज को उन्होंने माइंड में रखा। अब पब्लिशर क्या करेंगे बच्चों, अब पब्लिशर ऐसी किताबें छापेंगे जिसमें डायग्राम ज्यादा हो, जिसमें फ्लो चार्ट ज्यादा हो, ताकि डायग्राम देखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा, और डायग्राम से वो क्या होंगे, सुनते, मतलब एक अगर पढ़ने वाला है, डायग्राम को समझाने वाला है, तो डायग्राम को समझ के वो आसानी से क्या हो जाएंगे, पढ़े लिखे बन जाएंगे, चीजों को समझने लगेंगे। तो देखिए पब्लिशर का गेम, टू डू दिस दे हैड टू कीप इन माइंड, इस बात को अपने माइंड में रखते हुए पब्लिशरों ने the wider reach of the printed work, even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out। और बोला गया है इस बात को ध्यान में रखते हुए पब्लिशर्स ने प्रिंटिंग वर्क स्टार्ट किया, कुल मिला करके उन पर डायग्राम छापना स्टार्ट किया, उन पर चित्र बनाना स्टार्ट किया, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो सुनकर तो एंजॉय कर सकें पढ़ाई का, वो सुनकर तो ज्ञान प्राप्त कर सकें पढ़ाई का, ठीक है। तो पब्लिशर का ये क्या था, गेम था। और बहुत अच्छी बात है बच्चों, देखिए अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप उसको चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके पढ़ो, गारंटी के साथ समझ में आएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा डायग्राम बनाइए, फिर समझ में आएगा। तो डायग्राम और चार्ट की सहायता से क्या है, समझना इजी हो जाता है, काफी सिंपल पड़ता है। आगे देखिए,
तो आपको तो यहाँ पर समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि अपन स्टोरी की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो स्टोरी भी आपको याद होती है, हम सबको याद होती है बच्चों। आगे देखिए, हाँ यहाँ तक हो गया था। सो प्रिंटर्स बिगैन पब्लिशिंग पॉपुलर बेडल्स एंड फोल्क टेल्क एंड सच बुक्स वुड बी प्रॉस्प्यूरसली इलिस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स। तो बोला गया है कि फिर पब्लिशर्स ने क्या किया, लोक कथा और लोक गीतें छापी किताबों में, और उन किताबों को अच्छे से सजाया, उन किताबों पर अच्छे से पेंटिंग बनाई। तो पब्लिशर्स ने क्या किया, पब्लिशर्स ने लोक गीत और लोक कथाएं छापना स्टार्ट किया। एंड बुक्स वुड बी प्रोफ्यूसली इल्यूस्ट्रेटेड विद पिक्चर्स, और किताबों को उन्होंने अच्छे से सजाया, कुल मिलाकर के उन पर अच्छे अच्छे डायग्राम बनाए, ताकि लोगों को क्या आए बच्चों, ताकि लोगों को इंटरेस्ट आए। तो यहाँ तक मैं भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मतलब जो लोग नहीं पढ़ पा रहे थे उनके लिए भी पब्लिशर्स ने क्या किया, उनके लिए पब्लिशर्स ने लोक कथाएं लोक गीत बनाना स्टार्ट किया, मतलब उनको छापना स्टार्ट किया, और किताबों को अच्छे अच्छे डायग्राम से अच्छे अच्छे चित्रों से सजाना स्टार्ट किया। अब तो एंजॉय आएगा पढ़ने में। तो पब्लिशर भी क्या कर रहे थे, पब्लिशर भी ध्यान रख रहे थे कि भाई लोग कैसे पढ़े लिखे बनेंगे, ठीक है। अब ओरल कल्चर 10 in trade print and printed material was orally transmitted। तो बोला गया है कि ओरल कल्चर अब इंटर कर रहा था किसमें, प्रिंटेड कल्चर में, मतलब मौखिक संस्कृति अब प्रिंट संस्कृति में क्या हो रही थी, इंटर कर रही थी। और जो प्रिंटेड मटेरियल था वो अभी भी ट्रांसफर हो रहा था, किसकी सहायता से, मौखिक सहायता से, मौखिक रूप में ओरली फॉर्म में क्या हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकम इंटरमिंग्ड। तो बोला गया है कि और सुनने वाली पब्लिक और पढ़ने वाली पब्लिक आपस में क्या हो गई बच्चों, आपस में इंटरमीडिएट, कुल मिलाकर के आपस में घुल मिल गई, आपस में क्या हो गई, आपस में घुल मिल गई। मतलब अब लोग सुनने वाले भी थे, अब लोग पढ़ने वाले भी थे। तो अब क्या हुआ, पढ़ाई का ज्यादा से ज्यादा स्तर बढ़ने लगा था। तो मैं भी आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन बच्चों थोड़ा आगे। देखिए अब आता है बच्चों रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट, कि भाई धार्मिक डिबेट और प्रिंट का डर, ठीक है। तो देखिए इसको देखना है अपने को अच्छे से। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक। प्रत्येक इंसान ने बच्चों प्रिंटेड बुक का क्या नहीं किया, स्वागत नहीं किया, अच्छे से वेलकम नहीं किया। एंड दोज हु डिड आल्सो हैड फियर अबाउट इट। और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो इसकी वजह से डर में थे, इसकी वजह से चिंता में थे, मतलब उनको प्रिंट कल्चर का डर लग रहा था। इट वॉज फियर्ड, उनको डर था, दैट की इफ देयर वॉज नो कंट्रोल ओवर वॉट वॉज प्रिंटेड एंड रीड देन। अब उनको डर था कि अगर उनको डर था, किस बात का डर था, कि अगर कंट्रोल नहीं किया गया कि क्या छापा जा रहा है, एंड रीड देम रिवेलियस एंड इररिलीजियस थॉट माइट स्प्रेड। तो उनको डर था कि अगर इस चीज पर कंट्रोल नहीं किया गया कि क्या छापा जा रहा है, तो रिवेलियस मतलब बागी, मतलब विद्रोह करने वाली, और इररिलीजियस मतलब अधार्मिक विचार पूरे यूरोप की कंट्रीज में फैले जाएंगे। कुल मिलाकर के बहुत सारे लोग ऐसे भी थे बच्चों जिनको प्रिंट की वजह से डर लग रहा था। और डर किस बात का था, उनको डर इस बात का था कि क्या छापा जा रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो विद्रोह करने वाले विचार और अधार्मिक विचार पूरे यूरोप की कंट्रियों में फैल जाएंगे। अब देखो बच्चों क्या छापा जा रहा है, इसका मतलब ये देखो, जैसे कि पहले जब प्रिंट कल्चर आएगा तो ऑब्वियसली बात है, जब किताबें छपेंगी तो किताबों में महिलाओं की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए किताबें थी, महिलाओं को अपना बिहेवियर कैसे ठीक करना है इसके लिए पेनी चैप बुक चलती थी, जिसको बेचने का काम जो करते थे चैप मैन बोलते हैं अपन उनको, ठीक है। तो अब क्या छापा जा रहा है, क्योंकि अगर ऑब्वियसली बात है अगर आप महिलाओं की अवेयरनेस, महिलाओं के राइट्स के बारे में लिखोगे तो महिलाएं अपने राइट्स मांगेंगी, महिलाएं अपने अधिकार मांगेंगी। तो कुछ लोगों को डर ये लग रहा था कि क्या छापा जा रहा है, अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो फिर क्या होगा, विद्रोह करने वाले विचार और विद्रोही विचार और अधार्मिक विचार यूरोप की पूरी कंट्रियों में फैल जाएंगे, ठीक है। यहां तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। आप चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए तो देखिए इफ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और फिर क्या हुआ, इफ दैट यदि कि हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। और इससे फिर क्या होगा, जो वैल्यूएबल लिटरेचर है उसको नष्ट कर दिया जाएगा।
एक्सप्रेड आगे देखिए, एक्सप्रेस्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज एंड monarch as well as many writers and artists. This anxiety was the basic of widespread criticism of the new printing culture that had begun to सर्कुलेट। तो बोला गया है बच्चों कि और बहुत सारे ऐसे मोनार्क और बहुत सारे मोनार्क मतलब सम्राट, साम्राज्य जिनका सम्राट जो होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे सम्राट और बहुत सारी ऐसी अथॉरिटीज थी जो क्या कर रही थी, जो इन सब चीजों के सर्कुलेशन का, जो इन सब चीजों के सर्कुलेट का क्या कर रहे थे बच्चों, क्रिटिसिज्म कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, बुराई कर रहे थे। तो मतलब बहुत सारे सम्राट और बहुत सारी अथॉरिटीज ऐसी थी जो इन चीजों का, और राइटर्स और आर्टिस्ट भी ऐसे थे जो इन सब चीजों की एंजाइटी, कुल मिलाकर के इन सब चीजों की चिंताओं, उन सब चीजों के लिए चिंता कर रहे थे, इन सब चीजों के लिए क्या कर रहे थे कि अगर ये चीजें सर्कुलेट हुई तो फिर क्या आएगा, इलरिलीजियस थॉट क्या हो जाएंगे, पूरे यूरोप की कंट्रीज में फैल जाएंगे। और फिर क्या हुआ बच्चों, फिर हुआ कि इन लोगों ने इन पर कंट्रोल करना स्टार्ट किया, राइटर्स पर, पेंटर्स पर, इन सब पर जो मोनार्क हैं इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। आगे देखिए, इन 1517 अगर बात करें बच्चों 1517 की, द रिलीजियस रिफॉर्मर मार्टिन लूथर रॉट, एक धार्मिक सुधारकर्ता है जिनका नाम है मार्टिन लूथर रॉट, इन्होंने लिखा 95 थीसिस क्रिटिसाइज मैनी ऑफ द प्रैक्टिस एंड रिचुअल ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो इन्होंने एक थीसिस लिखी 95 थीसिस के नाम से, किस नाम से, 95 थीसिस के नाम से इन्होंने थीसिस लिखी, और उसमें बताया गया कि रोमन कैथोलिक चर्च में जो प्रैक्टिस होती है, जो रिचुअल होती हैं, उन सब की क्रिटिसिज्म किया गया, उन सब की बुराई की गई। किसमें की गई बच्चों ये, तो ये की गई थी बच्चों 95 थीसिस में। तो जो धर्म सुधारक हैं जिनका नाम क्या है बच्चों, इनका नाम है मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर ने अपनी 95 थीसिस में क्या किया, क्रिटिसिज्म की, बुराई किया, ठीक है, किसकी, जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो रिचुअल, जो धार्मिक गतिविधियां हो रही थी, ठीक है, और जो प्रैक्टिस हो रही थी, उन सबको लेकर के इसने क्या किया, क्रिटिसाइज किया, इन सब की उसने बुराई की, ठीक है। अब आगे देखिए, तो यहां तक मैं भी आपको अच्छे समझ में आया हुआ। अब आगे देखिए, लूथर्स राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रीड वाइडली। और लूथर के द्वारा जो ये लिखी गई थी चीजें, ये क्या है, वास्ट नंबर में इनको दोबारा से रिप्रोड्यूस किया गया, दोबारा इनका उत्पादन किया गया, और बड़ी संख्या में इनको पढ़ा गया, बड़ी संख्या में इनको फैलाया गया। दिस लीड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड द विंगिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स। और इसने लीड किया डिवीजन, विभाजन को, चर्च और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को मिलाकर के, जो प्रोटेस्टेंट सुधार हैं और चर्च है, इन दोनों में इनका क्या किया, इन्होंने डिवीजन किया। क्या किया इन्होंने, डिवीजन किया, ठीक है, विभाजन किया। आगे देखिए बच्चों, डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, और डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट लूथर सेड, जो लूथर था वो डीपली ग्रेटफुल था, वो थैंक्सफुल था, किसके लिए, प्रिंट कल्चर के लिए। मतलब लूथर का मानना था कि प्रिंट एक भगवान की दी हुई सबसे अहम देन है, प्रिंट भगवान के द्वारा प्रदान की गई सबसे अच्छी चीज है, लूथर ऐसा कहते हैं। तो लूथर सेड, लूथर कहते हैं डीपली ग्रेटफुल टू प्रिंट, प्रिंट के प्रति डीपली ग्रेटफुल होकर के लूथर कहते हैं प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड द ग्रेटेस्ट वन। और बोला गया है कि जो प्रिंट है वो प्रिंट क्या है, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा दिया गया सबसे अच्छा गिफ्ट है, और इन सब में भी सर्वोत्तम है। तो बोला गया है, लूथर कहता है बच्चों कि प्रिंट भगवान के द्वारा दिया गया सबसे अच्छा गिफ्ट और सर्वोत्तम गिफ्टों में एक है। ये कौन कहता है, ये लूथर कहता है। अलग कलर से अंडरलाइन कर दिया है बच्चों, आपको ये अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है, क्योंकि जब आप एग्जाम में कोट डालोगे कि लूथर ने ऐसा कहा है कि प्रिंट भगवान के द्वारा दिया गया गिफ्ट बहुत अच्छा गिफ्ट है और इन सब में भी सर्वोत्तम है, तो एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे को काफी नॉलेज है, और अपन ये तो चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहां तक मैं भी आपको अच्छे समय में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों अपन थोड़ा आगे। अब क्या आता है, मुद्रण और प्रतिरोध, मतलब प्रिंट और डिजाइन, कुल मिलाकर डिजाइन, कुल मिलाकर के मुद्रण और प्रतिरोध। तो देखिए इसमें क्या है बच्चों, द रोमन चर्च, ठीक है। देखो जो कैथोलिक चर्च हम जो पढ़ रहे हैं ना बच्चों, जो कैथोलिक चर्च क्या है, कैथोलिक एक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, कैथोलिक क्या है, एक कैथोलिक एक संप्रदाय के लोगों को भी एक कैथोलिक कहा जाता था, ठीक है। तो देखिए, द रोमन चर्च ट्रैवल्ड बाय सच
effects of popular readings and questions of faith, imposed severe controls over publishers and booksellers and began to maintain an index of prohibited books from 1558. The Roman Church troubled by such effect of popular readings and question of faith. फिर क्या हुआ कि भाई लोग अब क्वेश्चन उठाने लगे विश्वास पर। लोग किस पर क्वेश्चन उठाने लगे? लोग क्वेश्चन उठाने लगे, लोग प्रश्न करने लगे विश्वास पर। imposed severe control over published and bookseller and began to maintain an index of prohibited books from 1558। और इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने कंट्रोल करना स्टार्ट किया। किस किस पर? एक बुक सेलर पर, किताब बेचने वालों पर, और पब्लिशर पर, मतलब जो किताब को पब्लिश करते हैं उन पर। और बच्चों इन्होंने एक ऐसी इंडेक्स तैयार की कि उस इंडेक्स में क्या क्या आएगा, कुल मिलाकर के उस इंडेक्स में ऐसी चीजें लिखी गई कि ये चीजें आप नहीं छापोगे, ठीक है। उस प्रकार के इन्होंने इंडेक्स भी तैयार कर ली। क्योंकि लोगों देखो लोग बच्चों क्या हो रहा था कि भाई जब लोगों ने मतलब जनता ने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो जनता ने फिर विश्वास पर, बहुत सारे विश्वास थे, कैथोलिक चर्च में विश्वास, कैथोलिक चर्च की धार्मिक परंपराएं थी, तो इन सब पर लोगों ने क्वेश्चन उठाना स्टार्ट किया, इन सब पर लोगों ने प्रश्न करना स्टार्ट किया। तो इन सब पर जब लोगों ने प्रश्न करना स्टार्ट किया तो फिर क्या हुआ बच्चों, फिर इन सबको, ठीक है, मतलब जो मोनार्क वगैरह थे, ठीक है, तो इन सबको, जो सम्राट वगैरह थे, तो इन सबको इन पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए बुक सेलर पर, पब्लिशर पर, इन सब पर कंट्रोल किया गया और एक ऐसी इंडेक्स बनाई कि उस इंडेक्स में क्या क्या आप नहीं छापोगे वो सब लिखा हुआ था। आगे देखिए, द रीडिंग मैनिया। अब आता है बच्चों अपना द रीडिंग मैनिया, ये हो गया अपना, ओके। अब आएगा बच्चों अपना द रीडिंग मैनिया। देखिए, द रीडिंग मैनिया, पढ़ने का एक नया जुनून, पढ़ने का एक नया जुनून। तो अब बात करते हैं बच्चों हम द रीडिंग मैनिया की। देखिए बच्चों, थ्रू द 17 and 18 centuries लिटरेसी रेट वेंट अप इन मोस्ट पार्ट ऑफ यूरोप। तो बोला गया है बच्चों कि 17 और 18 सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट मतलब बच्चों जो साक्षरता दर है, जो क्या है, जो साक्षरता दर है, वो क्या हो गई, यूरोप के मोस्ट पार्ट में, मतलब यूरोप के अधिकतर भागों में अप मतलब बढ़ गई। तो बोला गया है 17 और 18 सेंचुरी में जो लिटरेसी रेट है, जो पढ़ने वाले लोगों की संख्या है, जो साक्षरता दर है, यूरोप के अधिकतर भागों में वो बढ़ने लगी थी। मतलब अब लोग ज्यादा पढ़ने लगे थे, ज्यादा पढ़े लिखे होने लगे थे यूरोप के अधिकतर भागों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, चर्चेज ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशंस सेट अप स्कूल्स इन विलेज। तो बोला गया है कि बहुत सारे संप्रदाय के चर्चों ने गांव के अलग अलग हिस्सों में क्या स्कूल स्थापित करना स्टार्ट किया। कैरिंग लिटरेसी टू पीजेंट एंड आर्टिसंस, और किसानों और जो आर्टिस्ट थे उनको क्या किया, उनको भी इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उनको भी लिटरेसी कुल मिलाकर के उनको भी पढ़ाना स्टार्ट किया। by the end of the 18th centuries in some part of Europe literacy rate were as high as 60 to 80%। और बोला गया है बच्चों कि अगर बात करें हम जो 18th सेंचुरी के आखिर तक, द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, तो 18th सेंचुरी के आखिर तक इन सम पार्ट ऑफ यूरोप, यूरोप के कुछ भागों में लिटरेसी रेट वर एज हाई, लिटरेसी रेट इतनी बड़ी कि 60 से कितनी हो गई, 80% हो गई। तो याद रखना है 18th सेंचुरी के आखिर तक यूरोप के कुछ भागों में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, पढ़ने वाले लोगों का परसेंटेज 60 से बढ़कर के कितना हो गया, 80% हो गया। कितना हो गया, 60 से बढ़ के 80% हो गया था। अब आगे देखिए बच्चों, एज लिटरेसी एंड स्कूल्स स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। और बोला गया है, और इसके कारण क्या हुआ कि जो स्कूल थे और जो पढ़ने का कल्चर था वो यूरोप के अधिकतर भागों में फैल गया। और इसी को क्या बोला गया है, इसी को पढ़ने का एक जुनून बोला गया है, पढ़ने का एक वर्चुअल मैनिया बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट। अब क्या हुआ कि प्रिंट में नई फॉर्म को लेकर के आए, नई फॉर्म को मतलब नए तरीकों को, नई चीजों को लेकर के आए। आगे देखिए, टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, मतलब नई ऑडियंस को टारगेट करते हुए
जो छापने वाले थे, जो लिखने वाले थे, वो नई ऑडियंस की डिमांड को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुसार अपनी जो लिखावट है, कुल मिलाकर के ये जो बुक लिख रहे थे उसमें चेंजेस लेकर के आए, उसमें परिवर्तन लेकर के आए। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो नई जनता है उसकी डिमांड के अनुसार ये क्या बना सके, बुक छाप सकें, बुक बना सके, बुक लिख सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ने में इंटरेस्ट लें। ठीक है, आगे देखिए। बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेज, और जो किताब विक्रेता थे, जो बुक सेलर थे, वो गांव के चारों तरफ घूम करके क्या करते थे, किताबों को बेचने का काम करते थे। एंड कैरिंग लिटिल बुक फॉर सेल, और अपने साथ क्या लेकर के जाते थे, ये छोटी छोटी किताबों को लेकर के जाते थे, ताकि छोटी छोटी किताबों को ये गांव के चारों ओर घूम करके आसानी से बेच सकें। ठीक है, आगे। देयर वर अलमानस ऑफ रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद द वेडल्स एंड फोल्कटेल, और बोला गया है कि भाई ये इनके साथ साथ में क्या करते थे, रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद वेडल्स एंड फोल्कटेल, लोक कथाएं, लोकगीत और कैलेंडर्स, रिचुअल कैलेंडर्स, ये सब ये इनके साथ क्या करते थे, लेकर के जाते थे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेच सकें। ठीक है, बट अदर फॉरम ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर इंटरटेनमेंट, लेकिन फिर क्या किया गया बच्चों, फिर बाद में जो रीडिंग में एक और फॉर्म, मतलब रीडिंग में कुछ और सुधार किए गए और नए तरीके लाए गए, और अब क्या किया गया, रीडिंग मटेरियल में इंटरटेनमेंट को भी डाल दिया भाई। चुटकुले बना दिए, कहानियां बना दी, लोकगीत बना दी, लोक कथाएं बना दी। लोकगीत और लोक कथाएं कहां से लेके आएंगे, किसानों से लेकर के आएंगे, क्योंकि पुराने लोगों को लोक कथाएं पता थी, पुराने लोगों को लोकगीत पता थे, तो उनसे इन्होंने क्या किया, लोकगीत लोक कथाओं को कलेक्ट किया, चुटकुले डाल दिए बुकों में। तो अब क्या किया इन्होंने, बुक्स में इंटरटेनमेंट को डाल दिया। ठीक है, किसको डाल दिया, मनोरंजन को किताबों में इन्होंने डाल दिया। आगे देखिए बच्चों, began to reach ordinary readers as well, और जो इसकी रीच थी, जो उसकी पहुंच थी, वो ऑर्डिनरी रीडर्स मतलब सामान्य लोगों तक होने लगी। किस तक होने लगी, सामान्य लोगों तक होने लगी। आगे देखिए, इन इंग्लैंड, अगर इंग्लैंड की बात करें, पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नॉन एज चैपमैन, जैसा कि मैंने आपको बताया था बच्चों, इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक्स होती थी, वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स, पेटी पेडलर्स मतलब होता है बच्चों फेरी वाले, जो साड़ियां लेकर के आते हैं ना, आप देखते होंगे साड़ियों को कंधे पर, साड़ियों का बड़ा गत्ता कंधे पर रख करके ऐसे आते हैं। ठीक है, और लेडीज क्या करती हैं, उस गत्ते मतलब जो गट्ठा लेकर के आते हैं साड़ियों को, उस गट्ठे को खुलवा लेती हैं, उसमें से बहुत सारी साड़ियां देख भी लेती हैं, हाँ भैया ये अच्छी है, फिर बच्चा लेती भी नहीं है, क्योंकि कॉस्ट का मामला है, क्योंकि वो काफी कम करवाना चाहती हैं। बट हो सकता है कि मैं भी उनका आपस में मतलब कुल मिला करके जो साड़ियां की कीमत थोड़ी ज्यादा हो, और लेडीज क्या है काफी बार्गेनिंग करती हैं, काफी मतलब उसको कम बता रही थी, कम बताती हैं। ठीक है, और कम किसको बताते हैं, देखो लोग बच्चों ध्यान से सुनना है आपको, कि हम बार्गेनिंग कहाँ करते हैं, जो फेरी वाले होते हैं, जो पेटी पेडलर्स होते हैं, जो गट्ठे को लेकर के आते हैं साड़ी बेचने के लिए, उनसे तो हम खूब बार्गेनिंग करते हैं। सब्जी लेने जाएंगे तो भी हम खूब बार्गेनिंग करेंगे, मतलब छोटी छोटी चीजों में हम खतरनाक टाइप की बार्गेनिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम मॉल में जाएंगे, लेकिन अगर हम कैफे में जाएंगे, लेकिन अगर हम पार्टी करने जाएंगे, वहां पे बार्गेनिंग नहीं है, वहां पे हम बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां हमको हमारा स्टैंडर्ड देखना होता है भाई, बार्गेनिंग कैसे कर लेंगे। लेकिन हम देखो सब्जी लेने जाएंगे तो सब्जी वाले से बार्गेनिंग करेंगे, बेचारे से। जो पेटी पेडलर्स हैं, जो घूम घूम कर सामान बेच रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, अपने कंधे पर गट्ठा लेकर के जा रहे हैं, कभी साड़ियों का, कभी बर्तनों का, कभी किसका, उससे बार्गेनिंग देखो खतरनाक करते हैं। तो हम भी क्या है, हम भी मतलब बार्गेनिंग वहीं करते हैं जहां पर हमको नहीं करनी चाहिए भाई। हमको सब्जी वाले से, फेरी वाले से, इनसे बार्गेनिंग कम नहीं करनी चाहिए। हाँ, जैसे कि जो मॉल हैं, जो कैफे हैं, वहां तो बार्गेनिंग का कोई इशू नहीं होता, वहां तो भाई बिल्कुल मना है भाई, जो फिक्स रेट में है वो फिक्स रेट में है, तो हम वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते। लेकिन हमारी आदतें क्या है, हमारी आदतें हैं कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम इन लोगों से बार्गेनिंग करेंगे, ये खराब आदतें हैं। ठीक है, बेचारा वो पेटी पेडलर्स है, वो घूम घूम के साड़ियां बेच रहा है, ठीक है, वो आपसे कितना ही ले लेगा, तो हमको बार्गेनिंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देखिए, हाँ बार्गेनिंग का मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मॉल में जाकर के बार्गेनिंग करो, मैं ये कह रहा हूँ भाई मॉल में जाना कम कर दो, थोड़ा पार्टियां करना कम कर दो, थोड़ा अगर इकोनॉमिक कंडीशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कैफे में जाना कम कर दो थोड़ा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इन चीजों को कम कर सकते हो, तो थोड़ी फिर क्या होगी, फिर इन लोगों से आपको बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या होता है, उसको खुलवा लिया जाता है कि हाँ भैया ये साड़ी ठीक है, ये साड़ी ठीक है, फिर बार्गेनिंग पर मामला गड़बड़ हो जाता है, फिर लेते ही नहीं है, क्योंकि बार्गेनिंग में क्या होता है, काफी ज्यादा बार्गेनिंग हो गई है, काफी लो कॉस्ट बता दी गई है, वो बेचारा उतने में दे ही नहीं सकता है। तो वो पेटी पेडलर्स है, जो ऐसे गट्ठे को लेकर के घूमते हैं, वो कौन है, वो पेटी पेडलर्स हैं। अब आगे देखिए बच्चों,
तो यहां तक हो गया। तो देखिए, इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड बाय पेटी पेडलर्स नॉन एज चैपमैन। कुल मिलाकर के इंग्लैंड में जो पेनी चैप बुक होती थी, उनको ले जाने का, उनको बेचने का, उनको कैरी करने का जो काम करते थे, उनको क्या कहते हैं बच्चों? उनको चैपमैन कहा जाता है। क्या कहते हैं उनको? चैपमैन के नाम से उनको जानते हैं। और ये ध्यान रखना है बच्चों कि पेनी चैप बुक क्या है, ठीक है। पेनी चैप बुक मैंने आपको बताया था पार्ट नंबर फर्स्ट में। पेनी चैप बुक ऐसी किताब है जिसमें महिलाओं के गुड बिहेवियर, महिलाओं को कैसे सिखाया जाए, महिलाएं अपनी गृहस्थी को कैसे अच्छे से संभालेंगी, महिलाओं में अवेयरनेस कैसे जागेगी, इन सब चीजों के बारे में जिसमें लिखा होता था, उनको बोलते थे पेनी चैप बुक्स। क्या बोलते हैं उनको? पेनी चैप्स बुक बोलते हैं। तो याद रखना है बच्चों आपको कि भाई पेनी चैप बुक्स मतलब ऐसी किताबें जिसमें महिलाओं के गुड बिहेवियर को समझाया गया हो, सिखाया गया हो, गुड बिहेवियर के बारे में, महिलाएं अपनी गृहस्थी कैसे अच्छे से संभाल सकती हैं इस बारे में सिखाया गया हो, महिलाओं में अवेयरनेस कैसे आएगी इस बारे में सिखाया गया हो। तो इस टाइप की बुक को बोलते हैं बच्चों पेनी चैप बुक्स। क्या बोलते हैं? पेनी चैप बुक बोलते हैं। आगे देखिए बच्चों, तो याद हो गया एंड सोल्व फॉर अ पेनी। और ये क्या करते थे? इन पेनी किताबों को बेचते थे, सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। और फिर क्या करते थे? कुल मिलाकर के ताकि गरीब लोग भी इसको आसानी से खरीद सकें, ताकि क्या कर सकें? गरीब लोग भी इसको आसानी से खरीद पाए, ठीक है। तो मैं भी आपको यहां तक बच्चों अच्छे समय में आ गया होगा। ये बच्चों अब आते हैं हम इधर। The periodical press developed from the earlier 18th centuries, combining information about current affair with entertainment। और बोला गया है कि जो periodical प्रेस थी वो विकसित हुई, उसका विकास हुआ कब? अर्लियर 18th सेंचुरी के प्रारंभ में। और इसमें क्या क्या होता था बच्चों? इसमें इंफॉर्मेशन होती थी एक तो करंट अफेयर की, मतलब समसामयिक जिसको बोलते हैं, 1 2 3 दिन में अभी अभी क्या चल रहा है, कौन कौन सी घटनाएं चल रही हैं, इन सबको करंट अफेयर बोलते हैं बच्चों। तो एक तो करंट अफेयर के बारे में और एक एंटरटेनमेंट भी इन बुकों में मिलता था। आगे देखिए, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर एंड ट्रेड। और बोला गया बच्चों न्यूज़पेपर, अखबारों में, एंड जर्नल्स और पत्रिकाओं में कैरिड इंफॉर्मेशन होती थी अबाउट के बारे में, वॉर्स युद्धों के बारे में, और ट्रेड और व्यापार के बारे में, एज वेल एज और इसी के समान न्यूज ऑफ डेवलपमेंट इन अदर प्लेस। और इसी के समान अलग दुनिया के अलग अलग भागों में कौन कौन से डेवलपमेंट हो रहे हैं, कौन कौन से विकास के कार्य हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी न्यूज़पेपर और जर्नल्स मतलब अखबार और पत्रिकाओं में क्या होती थी बच्चों? खबर होती थी, ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, यहां तक मैं भी आपको अच्छे समय में आया होगा, यहां तक बच्चों आपको अच्छे समय में आया होगा। तो ये था बच्चों हमारा पार्ट नंबर 2। ये क्या था बच्चों? ये था हमारा पार्ट नंबर 2 हिस्ट्री के 10th क्लास की जो चैप्टर नंबर 5 बच्चों हमारा प्रिंट कल्चर, उसका पार्ट नंबर 2 था। तो कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। एंड 2024 के एग्जाम जल्दी ही आने वाले हैं बच्चों 10th क्लास वाले बच्चों के लिए। तो आप क्या करें? आप हमारे साथ बने रहें। हिस्ट्री कंप्लीट कराई जाएगी, यहाँ पर हिस्ट्री की पूरी सीरीज आएगी। एंड चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद बच्चों आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि हम पहले एनालिसिस करेंगे 10 ईयर्स 5 ईयर्स इतने ईयर्स जो ओल्ड पेपर है उनका एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि भाई कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है 2024 एग्जाम के अकॉर्डिंग, आपको किस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस पर आपको कम फोकस करना चाहिए। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जो हाईलाइटेड पॉइंट है बच्चों उन पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर जो एनसीईआरटी है उसको अच्छे से क्या कराया जाएगा? कंप्लीट कराया जाएगा, वो भी डिटेल के साथ में। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारी इन क्लासों को अच्छे से देखें और अपनी एनसीईआरटी से अपने बेसिक को मजबूत करें, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप अपने जो भी आपका एग्जाम है, जिस भी लेवल का आप एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम में आप अपना अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें, अच्छा स्कोर कर सकें और अपने सिलेक्शन रेशो को और बढ़ा सकें, ठीक है बच्चों। तो सभी स्टूडेंट 10th क्लास वाले और कॉम्पिटिटिव लेवल के सब स्टूडेंट, कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो, एंड अगर इस क्लास में कोई गलती हुई हो, तो उस मिस्टेक को, उस गलती को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के सर के साथ। धन्यवाद।